मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, वे तो जरूरत से ज्यादा कर रही हैं हमारे लिए। लेकिन हम हनीमून मनाने आए हैं, एक दूसरे से खुलने के लिए, प्यार रोमांस के लिए। हमें जो उन्मुक्त वातावरण चाहिए। मैं तो सोच रही थी हम किसी आलीशान होटल के स्वीट में ठहरेंगे, जहां बस तुम और मैं और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं। मेघना भावनाओं में बहने लगी थी। कहानी विद लता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो प्यार के कच्चे धागे की डोर से बंधे थे, लेकिन सही वक्त पर एक प्यारी फैमिली ने उस डोर को टूटने से बचाया। बहुत प्यारी स्टोरी है, एक बार जरूर सुने। सुनो जी, प्रतीक आ रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून के लिए। अभी उसी का फोन था, नम्रता ने उत्साह के साथ कहा। सुमंत बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अखबार में नजरें गड़ाए चाय की चुस्कियां लेते रहे। नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर रहने वालों के लिए मेहमानों के आने की खबर अखबार की चटपटी खबरों की तुलना में मामूली सी बात होती है। अपने यहाँ ही ठहरेंगे, नम्रता ने फिर से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हूँ, कब आ रहे हैं? खबर पूरी पढ़कर अखबार रखते हुए सुमंत ने निर्लिप्त भाव से पूछा। इसी महीने की 16 तारीख को 3 दिन का कार्यक्रम है, पर मैंने तो इसी दौरान मयंक के यहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया था। बेचारा इतने सालों से कह रहा है। मयंक सुमंत के घनिष्ठ मित्र हैं। अल्मोड़ा में उनका फार्म हाउस है। काम के सिलसिले में वे अक्सर नैनीताल आते रहते हैं और हर बार दोस्त से मिलने उनके घर अवश्य आते हैं। 2-3 बार तो पत्नी के साथ भी आ चुके हैं। वे भी मियां बीवी, दो ही प्राणी हैं। सुमंत की तरह उनके बच्चे भी विदेश में बस चुके हैं। वे जब भी आते हैं, इतने आग्रह से सुमंत और नम्रता को अपने फार्म हाउस पर आने का निमंत्रण देते हैं कि अब तो न जा पाने पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी है। पर क्या करें, सुमंत को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। अब इतने सालों में कार्यक्रम बना तो प्रतीक के आने की सूचना आ गई। प्रतीक नम्रता की मौसेरी बहन का बेटा है। नम्रता उसकी शादी में नहीं जा पाई थी, पर फोन पर बधाई देते हुए उसने आग्रह किया था कि वह हनीमून मनाने नैनीताल आ जाए। और अब जब वहां रहा है तो वे कहीं और कैसे जा सकते हैं। नम्रता ने सुमंत को अपनी मजबूरी बताई तो वे मान गए। ठीक है, फिर कभी सही, कहकर वे तैयार होने चले गए और नम्रता खुशी खुशी प्रतीक और बहू के स्वागत की तैयारियां करने लगी। अतिथि देवो भव के भारतीय संस्कार नम्रता में कुछ ज्यादा ही गहरे पड़े हुए हैं। इसीलिए आए दिन आने वाले मेहमानों की आवभगत करते उसे जरा भी उकताहट नहीं होती, बल्कि दिल उल्लास और स्फूर्ति से भर उठता है। वरना वही नित्य की नीरस दिनचर्या। सुमंत तो सुबह के गए देर रात तक घर लौटते हैं। नम्रता भला टीवी, मैगजीन और बाई के संग कितना वक्त बिताए। फिर ज्यादातर मेहमान घूमने आते हैं, जो सवेरे नहा धोकर निकलते हैं तो देर रात तक खाना खाकर ही लौटते हैं। इसलिए काम का ज्यादा बोझ भी नहीं बढ़ता और उनसे हंसपतिया कर नम्रता तरोताजा हो जाती। इसी बहाने उसे चाय नाश्ते के संग अपनी पाक कला के गुर प्रदर्शित करने के मौके भी मिल जाते। सुमंत भी ऐसे मौकों का पूरा लुत्फ उठाते हैं और खानपान के दौरान कई बार मजाक करने से भी नहीं चूकते। आप लोग आते रहा कीजिए, इसी बहाने हमें भी अच्छा खाने को मिल जाता है। नम्रता झूठ मूठ आंखें तरेर देती, पर सच ही तो है। 2 लोगों के लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। फिर सुमंत को डायबिटीज भी है, इसलिए परहेज का पूरा ध्यान रखना होता है। पर मेहमानों के आने पर 2 दिन उन्हें भी थोड़ी छूट मिल जाती है। सोचते हुए नम्रता जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। हिल स्टेशन पर पानी की बड़ी किल्लत रहती है। बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए पानी चढ़ता है। अरे हाँ, उन्हें कुछ उपहार भी तो देना है। शादी में तो जा नहीं पाई, अब यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा मौका है। पर क्या दूं? कोई अच्छा सा जेवर या कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन या नई गृहस्थी बसाने का कोई सामान। पर ये सब तो उनके शादी में तो जा नहीं पाई, अब यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा मौका है। पर क्या दूं? कोई अच्छा सा जेवर या कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन या नई गृहस्थी बसाने का कोई सामान। पर ये सब तो उनके पास होगा ही, फिर क्या दूं? सुमंत से पूछना तो बेकार है, वे तो इन बातों को झमेला मानकर दूर ही रहते हैं। सब कुछ मुझ ही पर छोड़ रखा है। नम्रता ऊहापोह में थी।
उधेड़बुन में उलझी वह घर के काम निपटाती रही। चलो आने पर उन्हीं से पूछूंगी या तो लेने की कोशिश करूंगी कि उन्हें क्या चाहिए, सोचकर नम्रता थोड़ी निश्चिंत हुई। निश्चित समय पर प्रतीक दुल्हन के संग आ गया। मेघना सचमुच गुड़िया सी थी। नाजुक, संकोची, धीमी आवाज। आदर्श नई बहू की तरह वह हर काम में नम्रता की मदद करती। दुपट्टा सर पर डाले रखती। नम्रता ने उसे व्यर्थ तकल्लुफ के लिए मना भी किया, पर वह चुप रहती। नम्रता ने सुमन से दबे स्वर में शिकायत भी की तो वे बोले, अरे तुम सास हो उसकी। उम्र और अनुभव का लंबा फासला है तुम दोनों के बीच। क्या उम्मीद करती हो वह सहेलियों की तरह तुमसे हंसी ठट्ठा करेगी? नम्रता मन मारकर रह गई। शायद सुमन ठीक ही कहते हैं। रात को वह उनके कमरे में पानी का ग्लास देने गई तो अंदर हो रही बातों को सुन बाहर ही ठिठक गई। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि यहाँ हम किसी 5 स्टार होटल के हनीमून सूट में नहीं, वरन तुम्हारी मौसी के यहाँ रुकने वाले हैं। मेघना का नाराजगी भरा स्वर सुनकर नम्रता चौंक उठी। यहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? मौसी कितना ख्याल रखती है हमारा, प्रतीक की दबीती आवाज थी। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, वे तो जरूरत से ज्यादा कर रही है हमारे लिए। लेकिन हम हनीमून मनाने आए हैं, एक दूसरे से खुलने के लिए, प्यार रोमांस के लिए। हमें जो उन्मुक्त वातावरण चाहिए। मैं तो सोच रही थी हम किसी आलीशान होटल के स्वीट में ठहरेंगे जहां बस तुम और मैं और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं। मेघना भावनाओं में बहने लगी थी। बंदिश तो यहाँ भी कोई नहीं है मेघना। मौसी तो कुछ नहीं कहती। प्रतीक का अपराधी सा स्वर उभरा, तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या चाहती हूँ। मौसी तो नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे तो लगता है ना। नई ब्याहता हूँ, ससुराल है यह मेरा। संकोच जकड़े रहता है हर वक्त। तुमसे चुहल करते भी डर लगता है कोई देख न ले। मैं तो इतनी उमंग से जीन्स, स्कर्ट, पारदर्शी नाइटी और जाने क्या क्या संग लाई थी, पर अब यहाँ। मेघना के स्वर में हताशा छलक उठी थी। नम्रता का मन न चाहते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। ठीक ही तो कह रही है बेचारी। हनीमून को लेकर नवविवाहिता के दिल में कितने अरमान होते हैं, यह भला मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। नम्रता अतीत की वादियों में गुम होने लगी। शादी से कुछ दिन पूर्व ही सुमंत की छोटी मोटी नौकरी लगी थी। हनीमून पर जाने जितने पैसे उनके पास नहीं है, यह जानकर मुझे बहुत आघात लगा था। सिनेमा देखकर, सहेलियों से सुनकर हनीमून के जो ख्वाब संजोए थे, उन्हें बिखरता देखकर मुझे घोर पीड़ा हुई थी। आज सुमंत हर तरह से संपन्न है। हिल स्टेशन पर हमारा घर है। हर 2-3 साल में हम विदेश घूमने जाते हैं। लगभग पूरा विश्व घूम चुके हैं, पर हनीमून न मना पाने का संतरास आज भी दिल में शूल की तरह चुभता है। मैगजीन्स में जब हनीमून से जुड़े संस्मरण पढ़ती हूँ तो दिल में एक खालीपन उतर आता है। इस मधुर एहसास से मैं क्यों वंचित रही। आगे का वार्तालाप सुने बिना नम आंखें लिए नम्रता जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सवेरे वह सोकर उठी तो सिर भारी हो रहा था। मेघना को उसकी बिगड़ी हुई तबीयत का एहसास हो गया। लाइए मुझे बताइए क्या करना है, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अरे नहीं, अभी रमिया आकर बना देगी। तुम नहा धो लो, यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत रहती है। कब नल आता है कब बंद हो जाता है पता ही नहीं लगता। ठीक है, मुझे बाल धोने हैं और कुछ कपड़े भी, थोड़ी देर लगेगी, कहकर मेघना नहाने चली गई। सुमंत ऑफिस निकल चुके थे। तभी प्रतीक का एक दोस्त, जिसकी हाल ही में यहाँ नौकरी लगी थी, उससे मिलने आ पहुंचा। नम्रता चाय नाश्ता तैयार करने रसोई में घुस गई। दोनों दोस्त बातों में तल्लीन हो गए। और बता यार, कैसा लग रहा है शादी करके? तू कुछ उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे यार, हनीमून मनाने आया है तो मस्ती कर। नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे छुपा रहा है, अपने यार से छुआ रहा है। ठीक है भाई, शादी के बाद दोस्त पराये हो ही जाते हैं। चाय नाश्ते की ट्रे रखकर नम्रता लौट तो आई, लेकिन कान उधर ही लगे रहे, देखें प्रतीक क्या कहता है। ऐसी बात नहीं है यार, उसे दरअसल शिकायत है कि हम किसी 5 स्टार होटल में क्यों नहीं रुके जहां खुलकर रोमांस किया जा सकता था। प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ठीक ही तो कह रही है भाभी।
अरे क्या काक ठीक कह रही है। 5 स्टार होटल में रुकते तो सारा पैसा स्वीट के किराए में ही निकल जाता। तो यह बात भाभी को क्यों नहीं बताता? बताई थी कल रात। कहने लगी कि पहले बताना चाहिए था। उधार ले लेते किसी से या नहीं आते। अब बताओ, गृहस्थी की नींव ही उधार के हनीमून पर कैसे रखता? लौटकर उधार चुकाने में हनीमून का सारा नशा ही निकल जाता। और आती क्या नहीं? अरे शादी कोई रोज रोज होती है क्या? जिंदगी में एक बार शादी होती है और एक ही बार हनीमून। रोमांस के ऐसे मधुर पल भला और कब मिलेंगे? लेकिन तुम लोग तो मधुर पलों का आनंद लेने के बजाय आपस में लड़ रहे हो। इसीलिए तो रात से मन खराब है। यहाँ बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा अभी से क्यों उसका मूड खराब करूं? पहुंचकर अपनी मजबूरी समझा दूंगा, समझ जाएगी। आदमी को जितना मिल रहा है क्या उसी में संतोष नहीं करना चाहिए? कल को और कमा लूंगा तो देखना, उसे प्लेन में देश विदेश घुमाऊंगा, महंगे से महंगे होटल में ठहराऊंगा। पर दोस्त, अभी ये सब मेरी सामर्थ्य से बाहर है। चादर से बाहर पाँव निकालूंगा तो दुनिया के सामने नंगा हो जाऊंगा। प्रतीक के स्वर में हताशा उभर आई थी। दोस्त ने सांत्वना में उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। अपनी आंखों में नमी महसूस कर नम्रता ने उन्हें तुरंत पोंछ डाला। प्यार भी कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। रात में नम्रता को मेघना से सहानुभूति हो रही थी, तो अब प्रतीक से शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हुए भी कुछ मायनों में गलत है। मेघना को समझना चाहिए कि पैसा बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं होता। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक स्त्री को पग पग पर समझौता करना होता है। अभी तो शुरुआत मात्र है। दूसरी ओर प्रतीक को चाहिए था कि वह मेघना को विश्वास में लेकर ही यहाँ आता। आकाश में ऊंची उड़ान भरते पंछी के अचानक पर कतर दिए जाएं तो वह लड़खड़ाएगा ही, फिर भले ही आप कितना ही सहारा दो, संभलने में वक्त तो लगेगा ही। नम्रता गहन सोच में डूब गई थी। वे दोनों घूमने निकले, इससे पूर्व ही वह एक फैसला ले चुकी थी। बच्चों, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मजबूरी है। दरअसल इनके एक घनिष्ठ दोस्त की बेटी की शादी अचानक तय हो गई है। लव कम अरेंज्ड वाला मामला है, तो हमें कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मैं चाबी दिए जाती हूँ। लौटते वक्त पड़ोस में दे जाना। नहीं मौसी, उसकी जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम अभी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी पूरा दिन तो हम बाहर ही रहते हैं। प्रतीक ने बीच में ही अपना मत रख दिया। सब कुछ नम्रता की योजनानुसार ही हो रहा था। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर यदि तुम्हें होटल में ही शिफ्ट होना है तो इनके एक दोस्त का यहाँ 5 स्टार होटल है, वहाँ सही कीमत पर हम तुम्हारे लिए स्वीट बुक करा देते हैं। यह तुम दोनों को हमारी ओर से शादी का तोहफा है। अब इसके लिए इनकार मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। पर मौसी, इतना महंगा तोहफा? नाना, तोहफे की कीमत नहीं आंकते। अच्छा, मैं सुमन से बात करती हूँ। तुम अपनी पैकिंग करो, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। प्रतीक के चेहरे से खुशी टपकी पड़ रही थी। वहीं मेघना के चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप के मिलेजुले भाव थे। शायद उसे स्थिति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था। नम्रता ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह भावुक होकर उसके सीने से लग गई। फार्म हाउस जाते वक्त नम्रता ने सुमंत को सारी बात बताई तो वे ठठाकर हंस पड़े। वाह मैडम, आपने तो एक ही तीर से कई शिकार कर डाले। हमें भी खुश कर दिया और उन दोनों को भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो नम्रता स्वयं थी। एक गृहस्थी को शुरुआत में ही दरक जाने से बचाकर उसने जमाने भर की खुशियां हासिल कर ली थी। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।